नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। बहुत दिनों से कमेंट कर रहे थे स्टूडेंट, अलग अलग मैसेज भी कर रहे थे इंस्टाग्राम वगैरह पर कि पॉलिटी लक्ष्मीकांत की जो बुक है ना वो मोटी थोड़ी सी है तो वो देख के घबरा जाते हैं। तो पॉलिटी के बुक में कौन कौन सा चैप्टर हम पढ़ लें ताकि कम पढ़ने पर, समय कम है ना, चूँकि 67th मेंस अगर होता है दिसंबर में तो बहुत ही कम समय है, अब तो बचा भी नहीं, 1.5 महीने भी करीब बचे हैं। तो कम पढ़ाई में हमारा कंप्लीट हो जाए सिलेबस। तो आज मुख्य रूप से दो टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। एक बात करेंगे कि आईआर के जो सवाल होते हैं मेंस में, आईआर के सवाल को कैसे लिखा जाता है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्यों इस पर हम बात करेंगे वो भी बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि किसको छोड़ें हम और किसको लिखें। जैसे किस किस सवाल में चुनौतियों को लिखना है ना, और किस में नहीं लिखना है। करंट अफेयर को, करंट को कहाँ पर ऐड किया जाता है, मतलब क्वेश्चन सवाल के आंसर के किस सेक्शन में ऐड किया जाता है, यानी कि इंट्रो में ऐड करते हैं या फिर जो कंक्लूजन हम लोग लिखते हैं उसमें, या जो मुख्य हिस्सा होता है उसमें ऐड करते हैं। तो ये आ रहा है समस्या सभी को, इस पर हम लोग बात करेंगे। उसके साथ ही मैं आपको पॉलिटी की बुक में, लक्ष्मीकांत की बुक में चैप्टर टिक लगवा दूंगा जिसको आप पढ़ सकते हैं। आपके 80% क्वेश्चन वहीं से भी आएंगे। कोई भी आदमी 100% श्योर नहीं बोलता है, लेकिन मैं 80 से 95% तक बोलूँगा कि आपके मैक्सिमम सवाल वहीं से आएंगे। ओके, फिर करंट अफेयर के मैं मैगजीन भी दिखा दूंगा जहाँ से आप पॉलिटी के करंट अफेयर को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ आईआर के सवाल दिखाता हूँ जो प्रीवियस में पूछे गए हैं, और इस साल के अभी जो कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह चल रहे हैं अलग अलग के, उसके भी एक आध क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ। ओके, फिर दोनों में आपको अंतर करना समझाऊँगा। सबसे पहले देखना, ये बुक आती है, बीपीएससी प्रीवियस ईयर की बुक है। बहुत सारे लोग कमेंट करते कौन सी बुक है बता दीजिए। केबीसी नैनो बीपीएससी प्रीवियस ईयर अनसॉल्व्ड पेपर मेंस। ओके, अनसॉल्व्ड है, ये सॉल्व वाला बेकार की चीज़ होती है, मैं नहीं यूज करता हूँ। इसका एक सवाल है, ध्यान से पढ़ना। फिर टेस्ट सीरीज का मैं आपको एक सवाल बताऊंगा जिसमें से आपको ये बताऊंगा कि चुनौतियाँ किस में लिखनी है, किस परिप्रेक्ष्य में लिखनी है। संगठन के परिप्रेक्ष्य में लिखनी है चुनौतियाँ या भारत के परिप्रेक्ष्य में चुनौतियाँ लिखनी है। जैसे इस क्वेश्चन को पढ़िए, बिम्स्टेक संगठन को स्पष्ट कीजिए। बिम्स्टेक देशों के संगठन के हाल में हुए काठमांडू सम्मेलन के परिणाम पर प्रकाश डालिए। भारत के हित, आशाएं एवं अपेक्षाओं से संबंधित विषयों की विवेचना कीजिए। बिम्स्टेक से ही संबंधित क्वेश्चन है। एक और सवाल है बिम्स्टेक से ही संबंधित, दिखाता हूं मैं। ये क्वेश्चन देखो, ये एडुटेरिया के टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है। बिम्स्टेक क्या है, यह किस प्रकार से अपने क्षेत्र में आर्थिक सहयोग विकसित करने में लाभकारी है। ये भी एक क्वेश्चन है। जब हम इस क्वेश्चन को लिखते हैं, क्वेश्चन कैसे लिखा जाता है ये तो मैं बार बार आपको बता चुका हूँ, फिर से मैं एक बार बताता हूँ। पहले आप इंट्रो लिखिए। अगर जैसे बिम्स्टेक मान लो अभी चर्चा में रहता, एक पल को मान लिया अभी चर्चा में रहता, अभी वैसे है नहीं, एक पल को मान लो अगर चर्चा में रहता, तो हम सबसे पहले उसी को लिखते हैं कि हाल ही में बिम्स्टेक की बैठक हुई है, या बिम्स्टेक से जुड़ा हुआ जो भी करंट अफेयर आता है ना उसको हम सबसे पहले कहाँ पर लिखेंगे, करंट को इंट्रो में लिखेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा ही लिखना है उसके बारे में, उसके बाद हम बिम्स्टेक के बारे में पूरा बताएंगे, जो सवाल पर दिया हुआ है कि बिम्स्टेक क्या है इसको पूरा बताएंगे। उसके बाद से लिखेंगे कि ये कौन कौन सी आर्थिक चीज़ें करती हैं, जो जितने भी इसके संगठन देश हैं वो किस प्रकार से इकोनॉमिक रिलेशन को आपस में डेवलप कर सकते हैं। और हम सबसे अंत में क्या लिखेंगे इसमें कि बिम्स्टेक के समक्ष क्या चुनौतियां हैं। ओके, इसको हम जरूर लिखेंगे। उसके बाद हम ये भी लिख देंगे कि बिम्स्टेक के संभावनाएं क्या हैं, या संभावना आप अंत में लिखिए, पहले चुनौती लिख दीजिए, ये भी हो सकता है। और सबसे अंत में कंक्लूड करके हम आंसर को समाप्त कर देंगे। तो अब ये प्रश्न उठता है कि किस क्वेश्चन में आईआर में हम चुनौतियां लिखें या नहीं लिखें। अब जैसे ये क्वेश्चन को देखते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा किस में लिखना है किस में नहीं।
बिम्स्टेक संगठन को स्पष्ट कीजिए। बिम्स्टेक देशों के संगठन के हाल में हुए काठमांडू सम्मेलन के परिणामों पर प्रकाश डालिए। भारत के हित, आशाएं एवं अपेक्षाओं से संबंधित विषयों की विवेचना कीजिए। ये 2019 का पेपर है। तो 2019 में बिम्स्टेक सम्मेलन वगैरह जो भी हुए थे काठमांडू में, उसमें ये सवाल पूछे गए थे उससे जुड़े हुए। तो उस चीज़ को हम लिखेंगे। इस सवाल को आप ध्यान पूर्वक देखिए, ध्यान से देखना है, ध्यान से पूर्वक देखना है। क्या लिखा हुआ है? बिम्स्टेक संगठन को स्पष्ट कीजिए, वैसा ही है जैसा टेस्ट सीरीज में है। बिम्स्टेक देशों के संगठन के हाल में हुए काठमांडू सम्मेलन के परिणाम पर प्रकाश डालिए। 2 हिस्सा कंप्लीट हो गया। अगला है भारत के हित, आशाएं और अपेक्षाओं से संबंधित विषयों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे ना, इसमें हम पता है क्या लिखेंगे कि बिम्स्टेक को लेकर, भारत को लेकर क्या चुनौतियां हैं। बस समाप्त हो जाए क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी सवाल में इतना सारा हिस्सा दिया हुआ है कि अगर हम बिम्स्टेक की चुनौतियां लिखने के लिए बैठ गए ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये आपको एक समझ बनानी पड़ेगी। फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि किस क्वेश्चन में करंट अफेयर हम कहाँ पर डालेंगे। कोई एक सवाल या आंसर लिखने का एक जनरलाइज फार्मूला नहीं होता है। आपको अपनी समझ डेवलप करनी पड़ेगी। ये लिखते लिखते ही डेवलप होता है किस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। इसी का खेल ही होता है पूरा। बिम्स्टेक पढ़ के सब लोग जाएंगे, उसके काम, उसके मेंबर, उसके क्या क्या आज तक काम किए हैं, सब कुछ पढ़ के सब जाएंगे, चुनौतियाँ भी पढ़ के जाएंगे। आप वहाँ पर इनमें से लिख के क्या आए हो, इसी पर आपको नंबर मिलता है। इसलिए ध्यानपूर्वक करना है। ओके, अब मैं बताता हूँ आपको कि किस किस प्रश्न में चुनौती लिखने होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, भारत जापान संबंधों की संक्षिप्त चर्चा करते हुए यह बताइए कि क्वाड किस प्रकार से दोनों के आपसी हितों को सुनिश्चित कर रहा है। तो इस सवाल को जब हम हल करेंगे तो वह बाकी चीज़ें तो वैसे ही होगा। हम पहले बता देंगे कि भारत और जापान का संबंध कैसा रहा है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर बताता हूँ। थोड़ा सा हम जब इंट्रो लिखेंगे तो बोलेंगे कि हाल ही में क्वाड की बैठक हुई थी जापान में, या यहाँ पर वहाँ पर जो भी हुआ था। उसके बाद से हम लिखेंगे कि भारत और जापान के संबंध कैसे हैं अभी, भारत जापान रिलेशन कैसा है अभी। ओके, रिलेशन लिख दिया। रिलेशन में हम क्या लिखेंगे कि हम इकोनॉमिक रूप से कितने ज़्यादा जुड़े हुए हैं। जो भी हमारे रिलेशन के आयाम हो गए, पॉलिटिकल कोई हो सकता है, या स्ट्रेटेजिक हो सकता है कोई, या फिर हो सकता है कल्चरल रिलेशन हो। इन सारे रिलेशन को लिख देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे भारत और जापान के संबंधों में चुनौतियां और उसके संभावनाएं लिख देंगे। फिर हम ये लिखेंगे, अगर संभावना और चुनौती जो होती है ना, चुनौती अगर क्वेश्चन में नहीं पूछा है तो आप उसको बस ऐसे घेरा बनाओ, लिखो चुनौतियाँ, ऐसे घेरा बनाया, 1 2 3 4 5 करके छोड़ दिया। एक्सप्लेन नहीं करना है अगर सवाल में नहीं पूछा है तो, और अगर पूछा है तो एक्सप्लेन कर दो ढंग से। और हम फिर किस पे आ जाएंगे कि क्वाड किस प्रकार से दोनों के आपसी हित को सुनिश्चित कर रहा है। तो फिर हम बताएंगे कि चीन के एग्रेसिव नीति के विरुद्ध जापान भी रहा है, भारत भी रहा है। दक्षिणी चीन सागर में भारत के भी हित हैं, जापान के भी हित हैं। भारत भी चाहता है कि जो वर्ल्ड का ऑर्डर है वो रूल बेस्ड हो। चाइना के अकॉर्डिंग रूल बेस्ड ऑर्डर नहीं होता है, अपनी तानाशाही चलाता है। जापान का भी है कि रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए पूरे वर्ल्ड में। इन सब चीज़ों पर हम बोल सकते हैं। फिर इकोनॉमी के हम बोल सकते हैं कि करेंसी स्वैपिंग का हम दोनों के बीच में बहुत अच्छा एक रिलेशन है। तो ये सब जब हम लिख देंगे तो हम क्या हो जाएगा कि क्वाड के देश में, क्वाड संगठन में जब दोनों देश शामिल होंगे तो किस प्रकार से एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। एक क्वेश्चन का फ्रेम बन रहा होगा दिमाग में कि मैं कैसे क्या क्या कह रहा हूँ। अब जैसे एक और सवाल लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया कि I2U2 क्या है, दिया था मैंने। ये संगठन जितना छोटा है उतने ही ज़्यादा हाइपर बना रहे बीपीएससी में सब लोग, मैंने भी पढ़ा है। I2U2 क्या है? भारत के लिए संगठन किस प्रकार से लाभदायक है, पक्ष और विपक्ष में पॉइंट लिखिए। या ये संगठन कैसा है, इसके भविष्य के बारे में आप क्या सोचते हैं, या भारत को इसे जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए। ये संगठन कैसे जियो इकोनॉमिक को बढ़ावा देगा। I2U2 क्या है, ये तो कॉमन ही रहेगा। उसके बाद कुछ भी हो सकता है सवाल। तो जब इस तरह के सवाल पूछे जाए ना किसी संगठन से रिलेटेड, क्या है ये एक संगठन है, तो इसमें ऑटोमेटिक आपको लिखना है कि इस संगठन के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां आने वाली हैं। ओके, सवाल में अगर नहीं पूछा है, अगर सामान्य सा क्वेश्चन पूछा है, जैसे बिम्स्टेक क्या है, मैंने अभी बताया था। ये देखो ये क्वेश्चन है कि बिम्स्टेक क्या है, या किस प्रकार से अपने क्षेत्र में आर्थिक या सहयोग विकसित करने में लाभकारी है। तो इसमें हम बिम्स्टेक के समक्ष जो चुनौतियाँ आती हैं उसको भी हम लिखेंगे। तो I2U2 के समक्ष जो चुनौतियाँ आती हैं उसको भी हम लिखेंगे। अब जैसे भारत और अमेरिका के संबंध पे एक क्वेश्चन पूछा गया,
मान लो कि भारत और यूएसए का संबंध वर्तमान परिप्रेक्ष्य में और भी ज़्यादा प्रासंगिक हो गया है। इसके बारे में, इसके आर्थिक और राजनीतिक जो भी रिलेशन की विवेचना कीजिए, जो भी आपसे बोल सकता है, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, उसमें जब भी चुनौतियों की बात की गई हो तो चुनौती को तो आप बड़ा विस्तार से फिर लिखिए। अगर नहीं किया गया हो चुनौती की बात को तो आप उसको जरूर लिखिए थोड़ा सा ही सही। जैसे 2+2 वार्ता क्या है? भारत एवं ईरान के द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में भारत और अमेरिका बीच हुई 2+2 वार्ता को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर क्या लिखना है? 2+2 वार्ता को पहले आप लिखेंगे कि 2 विदेश मंत्री और 2 रक्षा मंत्री जब एक ही देश के बैठ के वार्ता करें तो उसको 2+2 वार्ता कहा जाता है। भारत और ईरान के द्विपक्षीय संबंध, अब आपको यहाँ पर ये पूछ रहा है, देखो बीपीएससी का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये आपसे ये पूछ रहा है कि ईरान एक देश है, समझ बनानी पड़ेगी आपको आईआर के लिए, सिर्फ रट के आप नहीं जा सकते हैं। इस चीज़ को समझना, एग्ज़ाम दे के जिस दिन आओगे उस दिन मुझे बताना कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ईरान है यूएसए का शत्रु है, ईरान है भारत का बहुत अच्छा दोस्त है, मतलब हमारे तेल हम वगैरह आयात निर्यात करते हैं, बहुत सारे खाद्यान्न की चीज़ें वहाँ पर बेचते हैं। तो अब ये पूछा है कि भारत और यूएसए के संबंध जो बढ़ रहे हैं तो ईरान के परिप्रेक्ष्य में इसको डिफाइन कीजिए आप। इसका मतलब ये था, उस समय ये क्वेश्चन आया हुआ था जब ईरान पर प्रतिबंध लगाया जा रहा था, परमाणु डील ट्रंप साहब ने रद्द कर दिया था और बोला गया था उस समय कि भारत भी ईरान से तेल लेना बंद कर दे। तो इसको लेकर जब आप लिखोगे आंसर तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि अगर भारत यूएसए की बात मानता है तो फिर उसको क्या क्या दिक्कत आएगी, और भारत अगर यूएसए की बात को नहीं मानता है तो उसके समक्ष क्या क्या दिक्कत आएगी। क्वेश्चन वहीं पर समाप्त हो जाता और कुछ था ही नहीं सवाल में। सवाल को समझने की कोशिश करना, मैं जिस पॉइंट पर ले जाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। ओके, अब एक और क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ, इसी में होगा। ये रहा उत्तर कोरिया वगैरह सब, ये तो उस समय पूछा था। जैसे इस सवाल को हम देख सकते हैं यहाँ पर कि उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच विवाद को विस्तार से समझाइए। क्या इस विवाद को हल करने में संयुक्त राष्ट्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है? यदि हाँ तो कैसे, और यदि नहीं तो इसके अंतर्निहित कारण क्या है? क्या इस प्रश्न में चुनौती और जो मैंने बोला है वो सब लिखने की ज़रूरत है? इसमें आप सीधा सीधा लिखोगे उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच विवाद क्या है, इस विवाद को हल करने में यूएन की क्या भूमिका रही है, इसको आपको लिखना है। और यदि यूएन की भूमिका आप मानते हैं तो उसके क्या बोला है कि यदि हाँ तो कैसे, और यदि नहीं तो इसके अंतर्निहित कारण को बताइए कि यूएन अगर सॉल्व कर सकता है इस मुद्दा को तो कैसे सॉल्व कर सकता है। और अगर आप नहीं मानते कि यूएन सॉल्व नहीं कर सकता है तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि इसके अंतर्निहित कारण क्या है जिसके कारण यूएन इस झगड़े को सुलटा नहीं पा रहा है। इसमें कहीं भी कुछ नहीं पूछा है, जो जो सवाल में पूछना है उसी को लिख देना है। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर कि मैं इतनी देर से समझा क्या रहा था। जब भी, उसके बाद हम लोग पॉलिटी पर चलेंगे, जब भी आपसे आईआर में दो देश के बारे में, दो देश का संबंध, देश का संबंध, इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना, देश का संबंध के बारे में पूछा जाए, देश और किसी संगठन के संबंध के बारे में पूछा जाए, या कि किसी संगठन और संगठन के बारे में पूछा जाए, तो आप इसमें अगर पूछा गया है क्वेश्चन में डायरेक्टली कि चुनौतियां क्या क्या हैं, अगर पूछा गया है तो आप उसको डिटेल्ड में लिखिए कि चुनौती क्या है। अगर नहीं पूछा गया है तो आप थोड़ा सा ही सही लेकिन लिखेंगे ज़रूर कि चुनौतियां क्या क्या हैं उसके सामने, समझने की कोशिश करना। अगर पूछा गया है कि क्वेश्चन में कि भारत यूएसए के संबंध की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विवेचना कीजिए, हम दोनों के देशों के सामने कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां और संभावनाएं हैं उसको विस्तार पूर्वक लिखिए। ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर बोला है कि चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं, तो आपको उसको डिटेल में बिल्कुल लिखना है, बिल्कुल डिटेल में उसको लिखना है कि चुनौतियाँ क्या क्या हैं। और अगर पूछा जाता है कि भारत और अमेरिका के संबंध वर्तमान दुनिया में और भी ज़्यादा प्रासंगिक हो गए हैं, रूस और यूक्रेन के मुद्दे को लेकर भारत और अमेरिका के संबंधों की विवेचना कीजिए। इसमें पूछा नहीं है आपसे चुनौती, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर ध्यानपूर्वक 3 बार पढ़ोगे तो आपको दिखाई देगा कि इसमें छुपा हुआ है कि चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं।
हम दोनों के संबंध में रूस और यूक्रेन का मुद्दा चुनौती बनकर एक उभर रहा है, क्योंकि भारत रूस की आलोचना नहीं कर रहा है और अमेरिका चाह रहा है कि भारत पूरी रूप से रूस के खिलाफ बोले और अमेरिका के साथ खड़ा हो जाए। तो इसमें चुनौतियां छुपी हुई हैं। जैसे भारत I2U2 पूछता है या भारत क्वाड पूछता है, तो इन सब में चुनौतियां छुपी होती हैं कि हम अपने संबंधों को किस आयाम पर डेवलप करते हैं। उसके अलावा जैसे कुछ बच्चे आज I2U2 लिख कर भेज रहे थे, तो मैं उसमें एक कॉमन मिस्टेक बता रहा हूँ, आप लोगों को समझना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने वो लिखा भी था, बहुत सारे लोगों में नहीं भी लिखा था, लेकिन तो आज के आंसर में क्या सब कमी दिखी मुझे। जब भी आप जैसे I2 है ना, U2 यही है ना, इसके बारे में लिखते हैं या क्वाड के बारे में लिखते हैं या ऑकस, इसको पढ़ लेना भाई। ऑकस ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूएस का एक संगठन है, जिसमें यूएस पहली बार दुनिया में किसी देश को परमाणु पनडुब्बी प्रोवाइड करवा रहा है, वो है ऑस्ट्रेलिया। तो इसलिए इसको पढ़ के जाना ऑकस को। बहुत छोटा सा ही संगठन है, 3 देशों का ही है। तो जब भी आप किसी भी संगठन को लिखते हैं ना, तो इसमें शामिल देश के आपसी रिलेशन को जरूर चर्चा कीजिए थोड़ा सा। अगर सीधा सीधा पूछा, जैसे पूछा था कि बिम्स्टेक क्या है, यह किस प्रकार से अपने क्षेत्र में आर्थिक सहयोग विकसित करने में लाभकारी है, तो थोड़ा सा आपको इस चीज़ की चर्चा करनी चाहिए ना कि इसमें शामिल देश हैं, उनके कौन कौन से ऐसे इंटरेस्ट हैं जिसको लेकर ये सारे देश एक मंच पर इकट्ठे हो रहे हैं। इसको आपको लिखना चाहिए। ओके, इस चीज़ को बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नहीं लिखा था। बहुत सारे ने तो ये भी गलती कर दी थी कि अब्राहम समझौता के बाद I2U2 का गठन हुआ है। नहीं, वो गलत है। अब्राहम समझौता 2020 में हुआ था और 2021 में हुआ है इसका स्थापना। किसकी? I2U2 का 2021 के सितंबर में आई थिंक जो विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है उसमें चर्चा हुई है। अब्राहम समझौता एक बहुत बड़ा मददगार जरूर है, क्योंकि जब इस्लामिक देश इजराइल को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते तो उसके साथ संगठन कैसे बनाते। अब्राहम समझौता ने उसमें मदद किया था कि रिकॉग्नाइज तो करे इजराइल को कम से कम इस्लामिक देश, लेकिन वो कारण उसके द्वारा I2U2 का गठन नहीं हुआ है। यहाँ पर आप गलती कर रहे हैं। छोटे छोटे फैक्चुअल मिस्टेक आपके नंबर पूरे उड़ा ले जाएंगे, इसलिए इस चीज़ों को ध्यान में रखना है। ओके, तो मैंने पूरा बताने की कोशिश की है किस में चुनौतियों को लिखना है, किस में नहीं लिखना है। एक और छोटा सा एक डाउट आ रहा है जिसको मैं बता देता हूँ कि किसी भी सवाल में, पॉलिटी का हो या फिर मान लो किसी भी सब्जेक्ट का, इकोनॉमी का हो या ज्योग्राफी का हो, जैसे चक्रवात वगैरह अगर पूछा जाता है, तो इसमें पूछा गया था कि हम जो करंट होता है उसको कहाँ पर लिखेंगे। पहली बात तो इसका कोई भी एक फॉर्मूला नहीं होता है। आप आंसर को कैसे फ्रेम कर रहे हैं ना, ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी होती है। अगर हर बच्चा एक ही तरीके का आंसर फ्रेम करने लग जाएगा तो वो चीटिंग हो जाती है। सबके आंसर्स अलग अलग होने चाहिए, अलग अलग फ्रेम होते हैं। रही बात करेंट अफेयर की, जैसे मैंने GM सरसों जो दिया था उस दिन, GM फसल के बारे में मैंने लिखने को ग्रुप में दिया था। आप भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मेंस का ग्रुप, और मुझसे कुछ पूछना होता है तो Instagram ID दिया होता है। PDF के लिए भी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। मैं बोलना भूल जाता हूँ वीडियो में, फिर बार बार कमेंट करते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जैसे GM फसल के बारे में मैंने पूछा था, ये चर्चा में है। 10 लोगों ने लिखा GM फसल क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, फलाना ढिकाना। एक बच्चे ने शुरू किया कि GM फसल हाल ही में चर्चा में है, सरकार इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है। उस एक बच्चे को इस 10 बच्चे से ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ये गारंटी होती है। मैं भी दिन भर में 100 कॉपियाँ चेक करता हूँ मैं, मिनिमम, फ्री में। तो मुझे पता होता है कौन सा आंसर पढ़ने में मज़ा आता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। करेंट अफेयर आप हर क्वेश्चन में स्कोप अलग अलग होता है। देखता हूँ मैं, अगर कोई क्वेश्चन मुझे दिख गया ऐसा तो मैं आपको अभी ही बता दूंगा कि करेंट अफेयर उसमें कहाँ पर लिखना चाहिए, कहाँ पर नहीं। जैसे ये क्वेश्चन है यहाँ पर कि नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र प्रगति हमारे देश के विकास से किस प्रकार सहायक है, विस्तार से समझाएं। नाभिकीय ऊर्जा किस प्रकार से देश के कुल ऊर्जा के उत्पादन के क्षेत्र में सहायक है, चर्चा करें। नाभिकीय ऊर्जा के सकारात्मक और ऋणात्मक पक्ष को स्पष्ट कीजिए। यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है उसके बारे में पूछ रहा है। मान लो ये 2019 का पेपर है, मान लो कि उसमें न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर कोई बड़ा डेवलपमेंट हुआ रहता, करंट में रहता, तो अगर आप इसको यहाँ पर ये लिखेंगे ना कि हाल ही में एक न्यूक्लियर प्लांट की स्थापना की गई है, या हाल ही में मान लो जो
एनर्जी एफिशिएंसी ब्यूरो है, उसने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें बोला गया कि भारत न्यूक्लियर एनर्जी में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ऐसा कोई भी डेटा आता है चर्चा में रहता है, अगर आप उसको अपने इंट्रो में डाल के लिखेंगे तो आपका आंसर इम्प्रेसिव होता है थोड़ा सा। और अगर चर्चा में नहीं है, ज़बरदस्ती का करंट अफेयर बना के खुद के मन से नहीं लिखना है कि मैंने कल दैनिक जागरण पढ़ा था, ऐसा ऐसा रिपोर्ट आया था इसलिए आंसर होगा, ऐसा नहीं होता है। अगर चर्चा में है तो उसको ज़रूर डालिए। और करंट अफेयर रेगुलर पढ़ना चाहिए आपको। कहाँ कहाँ से पढ़ना चाहिए? अगर कोई न्यूज़पेपर आप फॉलो कर रहे हैं, हिंदी छोड़ के दैनिक जागरण मत पढ़ना, उससे बेकार पृथ्वी पर कुछ भी नहीं है। तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो, हिंदू पढ़ सकते हो, इन सब को पढ़ सकते हो। बीबीसी हिंदी पढ़ सकते हैं आप, यूट्यूब चैनल भी है बीबीसी हिंदी का, उसको भी देख सकते हो, अच्छा है। तो वहाँ से आपको करंट में मिल जाएगा। मैगजीन के रूप में अगर पढ़ना हो तो मैगजीन के रूप में ये विजन IAS की मैगजीन आती है। अभी तो ये लास्ट किस महीने का आया है, अगस्त सितंबर का भी अब आ गया होगा शायद। इसमें से पॉलिटी के करंट अफेयर ज़रूर पढ़ के जाएँ एग्ज़ाम में देने के लिए, अगर आप जा रहे हैं तो। BPSC के मेंस में बहुत काम आएगा। पॉलिटी का करंट अफेयर बिना पढ़े जाना पाप है BPSC में। और IR का करंट अफेयर, यहाँ से IR के करंट अफेयर को भी पढ़ के जाना ही है। 365 मत लेना, वो जून तक का था आखिरी, इसमें आपके किसी काम का नहीं होगा। मैक्सिमम करंट अफेयर आपको IR में जून के बाद का ही मिलेगा। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन्हीं के करंट अफेयर आपको मेंस के पेपर में देखने को मिलेंगे। इसलिए जून तक का जो 365 जिन्होंने लिया है, पैसे क्यों फेंका आपने पता नहीं। ओके, इसको आप पढ़ सकते हैं। इनमें ये दो ही चीज़ पढ़ने लायक होता है मुख्य रूप से। इसके अलावा इसमें योजना का भी सेगमेंट रहता है। ये UPSC वालों का मैगजीन है, लेकिन BPSC के मेंस में काम आएगा आपको। सुर्खियों में रही योजनाएं, यहाँ पर देख सकते हैं, स्कीम इन न्यूज़ और रामसर स्थल वगैरह, ये तो किसी काम का नहीं आपका। सुर्खियों में रही योजनाएं वगैरह आपको पढ़ के जानी चाहिए। ओके, तो आप इस मैगजीन को पढ़ सकते हैं। UPSC वाला जो होता है उसको BPSC मेंस के लिए परफेक्ट मैगजीन होता है। इसके अलावा कुछ भी मत पढ़ना करंट अफेयर के लिए, कुछ भी मत पढ़ना। बिहार का करंट अफेयर थोड़ा बहुत आप जो विवास पेनोरमा वगैरह आता है BPSC के लिए, उसके पढ़ सकते हैं। तो क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन कैसे लिखना है। अब चलते हैं पॉलिटी के बुक में, मैं दिखा देता हूँ कि क्या क्या पढ़ना है आपको। उससे पहले मैंने बता दिया है कि सबसे पहले आपको इंट्रो लिखना है। अगर करंट अफेयर अवेलेबल है उस टॉपिक का तो उसको ज़रूर डालिए इंट्रो में, फिर मुख्य हिस्सा लिखिए, उसके बाद से फिर निष्कर्ष लिख के आप समाप्त कर सकते हैं। और अगर IR के सवाल लिख रहे हैं, अगर चुनौती पूछा है तो डिटेल में लिखिए, और अगर चुनौती नहीं पूछा है और अगर सवाल है किससे रिलेटेड, दो देशों के संबंध से रिलेटेड, या देश और किसी संगठन के संबंध से रिलेटेड, या संगठन के संबंध से रिलेटेड, तो उसमें चुनौतियों को डालिए ज़रूर। पूछा है तो डिटेल में, नहीं पूछा है तो थोड़ा सा ही सही, 5 लाइन ही सही, लेकिन लिखिए ज़रूर। इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है उससे। समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब चलते हैं पॉलिटी के बुक पर कौन कौन से चैप्टर को हमें पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करने आ जाते हैं कि GS1 का बताया, GS2 का नहीं बताया। सबका बताया हुआ है। BPSC मेंस नाम से प्ले लिस्ट होगा। ये बुक है मेरे पास पॉलिटी की, BPSC मेंस नाम से प्ले लिस्ट होगा। किस नाम से है? BPSC मेंस आंसर राइटिंग नाम से प्ले लिस्ट होगा। BPSC मेंस आंसर राइटिंग नाम से प्ले लिस्ट होगा। बहुत सारे वीडियो हैं। 68 गाइडेंस नाम से भी एक प्ले लिस्ट है, उसमें भी बहुत सारे वीडियो हैं, आप जाके उसको देख सकते हैं। ओके, ये 6ठा संस्करण है, आपके पास हो सकता है इससे भी बाद वाला हो, मेरे पास यही है तो मैं इसमें बता रहा हूँ। अभी ध्यानपूर्वक देखना। लक्ष्मीकांत की बुक है, बहुत ही अच्छी बुक होती है। इससे अच्छी बुक तो पॉलिटी के लिए मुझे तो कोई नहीं मिला, यही सबसे मस्त बुक लगा है। इसका पहला चैप्टर है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसमें एक्ट सारे दिए हुए हैं, जो 1773 के एक्ट से शुरू होता है और 1935 तक। ये आपके किसी काम का मुख्य रूप से नहीं है, क्योंकि पॉलिटी में अगर क्वेश्चन को देखें, कहाँ से मुझे ये पता चलता है? क्या मुझे BPSC फ़ोन करता है क्या कि इस चैप्टर संबंधी क्वेश्चन पूछते हैं, तुम अपने वीडियो बना के बता दो? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं भी बैठ के देखता ही हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10-20 साल क्वेश्चन बैठे बैठे देख लेना चाहिए आपको कि कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। देख लो, चुनाव, भारतीय राजनीति, भारतीय पार्टी की राजनीति में बढ़ते क्षेत्रीय राजनीतिक दल को प्रभाव, संविधान, संवैधानिकता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, केंद्र प्रेरित योजना और केंद्र राज्य के बीच हमेशा विवाद का मुद्दा रही है। इन सब चीज़ों को लिखना होता है। तो इसी आधार पर मैं बता रहा हूँ, 10 साल क्वेश्चन देखे हैं। एक आध कोई क्वेश्चन भले ही अलग आ जाए, लेकिन आपको लिखना होता है 8 ही क्वेश्चन। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो संविधान का निर्माण टॉपिक है।
इसको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़िए, ये बेसिक होता है किसी भी चीज़ को पॉलिटी में पढ़ने के लिए। उसके बाद है संविधान की प्रमुख विशेषताएं। टिक कर लेना, लक्ष्मीकांत की बुक निकाल लीजिए, उसमें टिक कर लीजिए किसको किसको पढ़ना है। साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दोनों भाषा में आता है, जो भी मैंने बुक बताया है, जो भी सोर्स बताया है, सब दोनों भाषा में, इंग्लिश हिंदी दोनों में आता है। और मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं पढ़ा सकता हूँ, हिस्ट्री ऑप्शनल यूट्यूब पर पढ़ाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है अभी। तो आप अगर कमेंट करते हैं हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए तो मैं आपसे सॉरी बोल रहा हूँ। हिस्ट्री ऑप्शनल स्ट्रैटेजिक वीडियो मैंने डिटेल में बनाया हुआ है, उसको आप जाकर देख सकते हैं उसी प्ले लिस्ट में। जो कमेंट आते इसलिए मैं ये सब बोल रहा हूँ। संविधान की प्रमुख विशेषता पढ़ सकते हैं, संविधान का निर्माण, ये दोनों चैप्टर मस्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ के मत जाना। अगला चैप्टर है संविधान की प्रस्तावना। एक क्वेश्चन हर 2 साल पर पूछे जाते हैं, इससे पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ इसको समझना है। समझने के लिए आपको इससे संबंधित केस भी पढ़ने होंगे, पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा। एक बार 1-2 क्वेश्चन उस पर लिख लो जो प्रीवियस ईयर ने पूछा है, कंप्लीट हो जाता है चैप्टर। अगला है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और इसका क्षेत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर पढ़ना। नागरिकता आप मत पढ़िए, इससे जुड़े हुए करंट अफेयर अगर चर्चा में रहते हैं, जैसे सीए जो था उस समय सीए चर्चा में था, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था 2019 ईस्वी में, इसलिए पूछा गया था उसको सवाल को। तो सीए अगर चर्चा में रहता है तो आप उसको पढ़ सकते हैं, नहीं तो मत पढ़िए, नागरिकता से सवाल नहीं पूछे जाते हैं। मूल अधिकार, हर साल एक क्वेश्चन आता है, मूल अधिकार या डीपीएस में से एक सवाल गारंटेड रहता है। मूल अधिकार और डीपीएस में से एक सवाल गारंटेड रहता है बीपीएससी एग्जाम में, इसको आप पढ़िए अच्छे से, याद होना चाहिए आपको लगभग में पूरा। डीपीएस हो गया। मूल कर्तव्य को जरूर पढ़ना चाहिए, पता होना चाहिए, थोड़ा सा छोटा सा चैप्टर है, 3 पेज का चैप्टर है मात्र, पढ़ने में मुश्किल से आधा से 1 घंटा लगता है। संविधान का संशोधन, इसको आप छोड़ सकते हैं, इससे सवाल नहीं पूछा जाता है। संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये आपको पता होना चाहिए, किस एक्ट के द्वारा 1773 का जो केशवानंद भारती बनाम भारत संघ एक्ट है, वहीं से सारे इसमें हैं, बस 2-3 पेज का है, 3 पेज का मात्र, इसको जरूर पढ़ना। पार्लियामेंट्री सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी, पढ़ना चाहिए आपको। इसमें पता चलेगा कि अमेरिका का संसदीय मॉडल क्या है, भारत का क्या है, ब्रिटेन का क्या है, इसको ज़रूर पढ़िए। फेडरल सिस्टम, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, ये सारे वीवीआई टॉपिक हैं आपके, इन सब से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंतर्राज्यीय संबंध से भी बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, इससे जुड़े हुए समितियाँ भी पूछी जाती हैं, इसलिए इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए आपको। आपातकालीन प्रावधान 365, 352, ये सारे आपको पता होने चाहिए, इसको ज़रूर पढ़िए, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। राष्ट्रपति से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे, इस बार चुनाव हुआ है, एक क्वेश्चन राष्ट्रपति से आ सकता है, उपराष्ट्रपति का भी चुनाव हुआ है, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर मिला हुआ देखेगा, मतलब आया हुआ। प्रधानमंत्री चैप्टर को पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं हमारे प्रधानमंत्री, किसी एक्टर हीरो से कम थोड़ी ना है, हर रोज़ चर्चा में रहते हैं। कटाक्ष कर रहा हूँ, बुरा मत मानना बीजेपी वाले हो तो भी, ओके। तो प्रधानमंत्री चैप्टर आप पढ़ के जाइए, क्योंकि ज़रूरी होता है, प्रधानमंत्री पद बहुत ही ऊंचा होता है, उसका सम्मान करना चाहिए, उसको पढ़ के जाना चाहिए, पता होना चाहिए, आप उसको यूज़ कर सकते हैं दूसरे क्वेश्चन में भी रेफरेंस के रूप में। केंद्रीय मंत्रिपरिषद, इसको छोड़ सकते हैं, मंत्रिमंडलीय समितियों को भी छोड़ सकते हैं, पार्लियामेंट को भी छोड़ सकते हैं, कुछ ऐसा खास नहीं रहता है इसमें। संसदीय मंच, संसदीय समूह, ये सब नहीं के बारे में पूछता है। न्यायालय वगैरह से सवाल अगर पूछता है तो सुप्रीम कोर्ट को पढ़ लीजिए, आर्टिकल बदल दोगे तो हाई कोर्ट आ जाता है, आर्टिकल बस चेंज करना होता है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ चीज़ें हैं, जैसे संविधान का अंतिम व्याख्या के रूप में सुप्रीम कोर्ट का नाम आता है, बाकी चीज़ें हाई कोर्ट के समान ही हैं। आर्टिकल 32 और 226 तो पता ही होगा, तो बाकी चीज़ें कुछ भी अलग नहीं हैं, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। बाकी ये जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL जो है, इसको ज़रूर पढ़ के जाना, इससे सामान्यतः क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आ जाते हैं भाग 4 में, राज्यपाल, VVI टॉपिक, राज्यपाल टॉपिक, इसको ज़रूर पढ़ना, इसको टिक कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके साथ साथ राज्यपाल जब भी पढ़ना तो राज्यपाल टॉपिक के साथ बिहार स्पेशल ज़रूर पढ़ लेना। KBC नैनो मेंस में आपको मिल जाएगा, KBC नैनो मेंस बुक में या दृष्टि IAS मेंस की जो मैंने बुक बताई हुई है, उन दोनों में आपको ये मिल जाएगा। बिहार के स्पेशल में राज्यपाल की जो भूमिका रही है, बूटा सिंह वगैरह की, जो राज्यपाल के शासन लगाए, राष्ट्रपति शासन वगैरह लगाए गए हैं राज्य में, कब कब ऐसा हुआ है, वो सब आपको पढ़ के जाना है, पूछा जाता है बराबर, फिर से आपको पूछा जाएगा, तो इसको पढ़ के आप जा सकते हैं, ओके। राज्यपाल बहुत ज़रूरी है। मुख्यमंत्री पढ़िए, उसके बाद से राज्य विधानमंडल को पढ़ सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर को पढ़ सकते हैं, उसके अलावा इसमें और कुछ नहीं पढ़ना है। आगे बढ़ जाते हैं। अध्यक्ष न्यायालय, ये सब नहीं पूछता है, कुछ विशेष प्रावधान, ये सब भी नहीं पूछता है।
अगला आ गया भाग 5 आपका पार्लियामेंट्री स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी चीज़, हमेशा पूछा जाता है, हमेशा ही पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। पंचायती राज और नगर निगम, इसमें आपको क्या सब पढ़ना है। बहुत सारे लोगों को बुक पर लिखना अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत अच्छा लगता है बुक पर लिखना। बिहार स्पेशल पढ़ के जाना है। इसमें क्या पढ़ना है बिहार स्पेशल में? सरकार कौन कौन सी योजना चला रही है पंचायतों के लिए या लोकल बॉडीज़ के लिए, सरकार ने कौन कौन सा भी वर्तमान में सुधार किए हैं पंचायतों में और लोकल बॉडीज़ में, इसको स्पेशली पढ़ के जाइए ही जाइए, ये आपके बहुत काम आने वाला है, इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आता है। केंद्र शासित प्रदेश और विशेष क्षेत्र जो होता है इसको आप छोड़ सकते हैं। अगला कौन सा टॉपिक होगा? अगला निर्वाचन आयोग को जरूर पढ़िए, इसके काम क्या होते हैं, कैसे काम करता है निर्वाचन आयोग और कैसे क्या मतलब अभी तक इसमें सुधार किए गए हैं, ये सब आपको पता होने चाहिए। उसके बाद से आप संवैधानिक बॉडीज़ को छोड़ सकते हैं, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, इस ये जो पीसीएस वगैरह है, वित्त आयोग, इन सब को छोड़ सकते हैं। अगर वित्त आयोग कोई चर्चा में है तो वित्त आयोग को पढ़ के जाइए, फाइनेंशियल कमीशन को, वरना इन सब को छोड़ सकते हैं, इन सब से कभी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ओके, नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार हो, इन सब से नहीं पूछा जाता है क्वेश्चन। अब हम लोग जिस चीज़ पर आएंगे वहाँ से बहुत सारी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब बुक में भी मैं इस चैप्टर को आपको दिखा देता हूँ। ये है कौन सा चैप्टर है? ये है राजनीतिक गतिशीलता, पॉलिटिकल डायनामिक्स। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चैप्टर के नाम मैं बताऊंगा, आपको खुद लग जाएगा। एक क्वेश्चन हर साल रहता है इस चैप्टर से, भाग 10 से। राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, कौन सा नेशनल पार्टी होता है, कौन सा रीजनल पार्टी होती है ना। नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, रीजनल पार्टी बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, इनसे सवाल पूछे जाते हैं। और क्षेत्रीय दलों की भूमिका, रोल ऑफ रीजनल पार्टीज़, इंग्लिश में भी ये बुक आता है, आप पढ़ सकते हैं, लक्ष्मीकांत वगैरह, तो ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इलेक्शन कैसे परफॉर्म होता है, बहुत ज़्यादा यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं इलेक्शन से। अगला क्या है? चुनाव कानून है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, वैसे 1950 और 51 के एक्ट आपको पता होने चाहिए, बाकी कुछ भी ऐसा खास नहीं है। इलेक्टोरल रिफॉर्म, ये आपको पता होने चाहिए, इसको आप रेफरेंस के तौर पर बहुत सारे आंसर में यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसको पढ़ के ज़रूर जाना। मतदान व्यवहार बेकार का चैप्टर है। कोएलिशन गवर्नमेंट जो होता है, गठबंधन की सरकार, इसको ज़रूर पढ़ना। अगला है, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, गठबंधन की सरकार, इसको जरूर पढ़ के जाना। दल परिवर्तन, एंटी डेफिकेशन जो लॉ होते हैं, उसको जरूर पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 10वीं अनुसूची में है ना, 10th शेड्यूल में दिया हुआ है, इसको आप पढ़ के जा सकते हैं। तो यहीं तक था, इसके अलावा और आपसे इसमें कुछ नहीं पूछेगा। एक दबाव समूह से कभी कभार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बाकी पॉलिटी में किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। मैंने सबका बता दिया है, कोई भी एक भी चीज़ नहीं छूटा है। इसके अलावा आपको कौन कौन सी थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें पढ़नी है वो मैं बता देता हूँ आपको। एक सेकंड रुक जाओ। आपको पढ़नी है, जैसे कभी कभी क्या पूछ लेता है, जाति पूछ लेता है, जाति आधारित राजनीति पर पूछ लेता है, संप्रदायवाद पर एक आध क्वेश्चन कभी कभार टकरा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले आपको पता होने चाहिए, जो करंट के फैसले होते हैं, विजन आईएएस के मंथली मैगजीन में आपको मिल जाएगा। कथन पता होने चाहिए संविधानविद के, जिसको आप यूज कर सकते हो। पॉलिटी का कोई डेटा है उसको आप यूज कर सकते हो। समितियां आपको पता होनी चाहिए कि वर्तमान में ओबीसी आयोग के लिए कौन सी समिति बनाई गई है, एससी एसटी के लिए कौन सी बनाई गई है, जातिगत आरक्षण के लिए कौन सी बनाई गई है, ईडब्ल्यूएस के लिए कौन सा बनाया गया है। ईडब्ल्यूएस से याद आया, ईडब्ल्यूएस पर आज ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, मस्ट है, ज़रूर आंसर तैयार करके जाना, इस पर लिख के जाना। तो पूरा मैंने बता दिया है कि आईआर के सवाल कैसे हल किए जाते हैं, पॉलिटी में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है, और चुनौतियां कहाँ कहाँ पर ऐड करनी है, सवाल के अप्रोच कैसे होना चाहिए, किस तरह से आप अच्छा एक आंसर लिख सकते हैं। तो आप बस लिखिए, अगर मुझसे कुछ पूछना हो तो इंस्टाग्राम पर पूछ लेना, मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप में जुड़ जाना। अगर आपको आंसर भेजना हो तो पीडीएफ के लिए एक अलग से टेलीग्राम ग्रुप होगा, उसमें आप ऐड हो सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का।